हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस केमिस्ट्री सीरीज़ चैप्टर नंबर 3 और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग परमाणु एवं उसकी संरचना एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और उसके लिमिटेशन, उसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग वहाँ से थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु और परमाणु के अंदर पाए जाते हैं कुछ सह परमाणविक कण, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। परमाणु के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एटम के अंदर, परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित हैं, किस तरह से अरेंज हैं, इसको समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल को प्रतिपादित किया, अपने अपने मॉडल को आगे बढ़ाया। तो उनके मॉडल की क्या विशेषताएं थी, क्या कमियां थी, ये सब हम लोगों को आज यहाँ डिस्कस करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ विभिन्न परमाणु मॉडल। तो विभिन्न परमाणु मॉडल में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए, आप लोगों के यहाँ ये चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं है। मैं केवल ऐसा ना लगे आपको कि भाई थॉमसन का परमाणु मॉडल अगर कहीं नाम लिखा हुआ मिल गया तो आप लोग ऐसे ना सोचें अपने मन में कि भाई ये कौन सा एक नया टॉपिक आ गया। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी हल्की हल्की बातें इनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि परमाणु के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये किस तरह से अरेंज हैं, इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने अपने अपने मत जो है हमको बताए थे। तो थॉमसन का मत क्या था उसको समझिए। थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया, उस मॉडल को एक और नाम दिया। उस मॉडल को नाम दिया वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन क्या है? तरबूज। तो इन्होंने अपने एटम के मॉडल को क्या नाम दिया? तरबूज मॉडल नाम दिया, या इसको दिया प्लम पडिंग मॉडल। अब ये प्लम पडिंग क्या है? जैसे आप लोग जानते हो ना, सोन हलवा होता है, एक मिठाई होती है हमारे यहाँ, तो वो वाला मॉडल प्लम पडिंग मॉडल। या क्रिश्चियंस में एक केक वाली मिठाई बनती है, जैसे केक बनता है उसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लम पडिंग। चलिए, तो ये तरबूजा मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल, थॉमसन मॉडल क्या है, अब इसको समझते हैं। जैसे आप लोग कभी वाटरमेलन को देखेंगे काट कर, तो उसमें अंदर जो खाने वाला भाग है, जो खाने वाला भाग है वो कैसा है? रेड है, लाल कलर का है। ये लाल कलर का खाने वाला भाग है, लाल रंग का, जिसको हम लोग खाते हैं। और इस लाल रंग के बीच में काले काले बीज आपको ऐसे दिखाई दे जाएंगे, ऐसे काले काले बीज उसमें बीच बीच में फंसे रहते हैं। ठीक है। तो थॉमसन ने ये बोला कि किसी परमाणु के अंदर जैसे लाल जो खाने वाला भाग है वो ज़्यादा है और बीज उसके अंदर फंसे हुए हैं, ऐसे ही परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और उस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज फंसा हुआ है। तो इसीलिए इसको तरबूजा मॉडल हमने बोल दिया था। तो जो लाल रंग है वो खाने वाला भाग है, तरबूजे में खाने वाला भाग। और ये जो बीच बीच में बीज फंसे हुए हैं, काले रंग के जो बीज हैं, काले रंग के बीज, अब इसकी कंपैरिजन कर दी गई परमाणु के मॉडल के साथ। तो जिस तरह से लाल रंग वाला जो खाने वाला भाग है वो तो है पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। अब हम लोग ये जानते हैं कि परमाणु के अंदर धनात्मक आवेश किसका होता है? प्रोटॉन का। तो इसका मतलब एटम के अंदर प्रोटॉन बहुत ज़्यादा संख्या में फैले हुए हैं और जो काला बीज है वो इस प्रोटॉन के बीच में फंसा हुआ है। जो काला बीज है उसको नेगेटिव चार्ज माना है हमने, ऋणात्मक, है ना। और ऋणात्मक आवेश किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो हमको सीधी सी एक बात समझ में आ गई, हमको एक सीधी सी बात समझ में आ गई कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर में जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो फंसा हुआ है। अब लेकिन इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया था। जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, वो थॉमसन का परमाणु मॉडल फेल भी हो गया। ठीक है, फेल क्यों हो गया उसको समझिए बड़ा आसानी से, कि अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाएं तो किसी परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज़्यादा, और नेगेटिव चार्ज क्या है? कम।
तो आपको अगर परमाणु के ऊपर टोटल चार्ज पता करना हो, परमाणु के ऊपर टोटल चार्ज पता करना हो तो क्या आएगा? पॉजिटिव। जबकि प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन। परमाणु कैसा होता है? उदासीन। परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो थॉमसन का ये परमाणु मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। कारण क्या था? क्योंकि ये परमाणु की उदासीनता को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद एक और मॉडल आया, वो मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड नाम से पता चल रहा है हमको, रदरफोर्ड मॉडल, या इसका एक और नाम दिया गया प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी, जैसे प्लैनेटरी मतलब सौरमंडल होता है, वही वाला मॉडल। जैसे सौरमंडल में सूर्य जो है वो केंद्र है और उसके चारों ओर ये सारे ग्रह घूमते हैं। रदरफोर्ड मॉडल को ही बोला जाता है एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैं सारे नाम लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो एक चीज और मैं आपको क्लियर करूं, ये एक्चुअली में जो छोटे छोटे एग्जाम है, लाइक रेलवे का है, यूपीएसआई का है, लेखपाल का है, उनमें तो यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो एसएससी है, सीजीएल मेंस है, वहाँ पर केमिस्ट्री ठीक ठाक पूछी जाती है। तो अगर एसएससी के छात्रों को ये लगे कि भाई थोड़ा सा कम है, तो मैं इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दे दूंगा आपको, जिससे आप लोग इन्हीं टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ सकें। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये क्लास 11th के हैं और बहुत डिटेल में मैं इन मॉडल्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको लगे कि ये कम है तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो ये है प्लैनेटरी मॉडल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली उसको हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले उन्होंने एक सोने की परत ली, सोने की एक पतली सी परत ली, गोल्ड फॉइल, ठीक है। इतनी पतली परत थी कि उसमें केवल 1000 परमाणु आ रहे थे। इतनी पतली परत है, कितने परमाणु आ रहे थे? केवल 1000 परमाणु। चलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड फॉइल, मैं यहाँ पे जब समझाऊंगा रदरफोर्ड मॉडल को तो मैं 1000 परमाणुओं को तो यहाँ पर नहीं बनाऊंगा। भाई सोने की जो परत ली है उसमें कितने परमाणु हैं? 1000 परमाणु। तो मैं 1000 परमाणु को तो यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पर केवल एक परमाणु को ऐसे यहाँ पर दिखा सकता हूँ, और उनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए, ये जो गोल्ड फॉइल ली ऐसे ली थी, ऐसे खड़ी हुई है वर्टिकल, ठीक है, और इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन समझते हैं? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ताकि यहाँ पर जो भी घटना हो उसका प्रतिबिंब आपको इस स्क्रीन पर मिल जाएगा। किसकी स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड की। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो जो पुरानी टीवी होती थी उनकी जो पिक्चर ट्यूब होती है, उस पिक्चर ट्यूब के ऊपर एक लेप रहता है, उस लेप जो होता है वो केमिकल कंपाउंड है जिंक सल्फाइड। चलिए यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर हम लेते हैं एल्फा रे। अब ये एल्फा रे क्या है इसको समझिए। एल्फा कण जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बन सकता है सीजीएल में। एल्फा कण क्या है इसको समझिए। देखो जैसे मेरे पास है ये हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2 और परमाणु भार है 4। मैं ऐसे बना सकता हूँ कुछ, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर जो टोटल भार है वो 4 ग्राम है। अगर मैं यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ तो इलेक्ट्रॉन के निकलते ही इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। तो ये हीलियम का एक्चुअली में देखो, जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो केवल क्या बचेगा? न्यूक्लियस। तो हम लोग हीलियम के न्यूक्लियस को ही एल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एल्फा रे का मतलब क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीलियम न्यूक्लियस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है सर? +2 चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और एल्फा रेस क्या होती हैं? वो हीलियम का न्यूक्लियस ही होती है। यहाँ से अब हीलियम की जो किरणें हैं वो बम्बार्डमेंट करती हैं इन परमाणुओं के ऊपर। ऐसे बम्बार्डमेंट का मतलब टक्कर होती है, ऐसे समझिए, इस तरह से। तो जब एल्फा रे निकलती हैं और बीच में है गोल्ड फॉइल के एक परमाणु को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब ये जब एल्फा रे इस परमाणु से टकराएंगी तो यहाँ पर टकराने के बाद जो भी घटना होगी वो सब हमको जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो देखिए हुआ क्या,
कि बहुत सारी जो अल्फा रे थी वो सीधी सीधी हमको जिंक सल्फाइड पे टकराती हुई दिखाई दे गई, बहुत सारी। मैक्सिमम अधिकतम जो अल्फा किरणें थी वो परमाणु के अंदर से जा रही थी और बिना कोई डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन, वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जाकर टकरा रही थी। तो यहाँ पर हमको है ना, यहाँ पर लाइट, यहाँ पर एक प्रकाश बिंदु जनरेट हो रहा था, यहाँ पर हमको एक स्पॉट मिल रहा था। जैसे जब ये अल्फा किरणें इस स्क्रीन से टकराएंगी, जहाँ पे टकराएंगी वहीं पे लाइट जल जाएगी, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे जैसे ये वाली अल्फा किरणें निकल रही हैं और यहीं पर हमको जो है वो लाइट स्पॉट मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये जो अल्फा किरणें हैं वो सीधी सीधी परमाणु में से पास हो रही हैं। ऐसे समझिए कि आपके पास, आपने क्या किया, खेत में 2 बल्ली गाड़ दी और उन बल्ली के बीच में से आप लोग पत्थर फेंकते हो, तो सारे के सारे पत्थर क्या हो जाएंगे, उन दोनों बल्लियों के बीच में से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस दोनों बल्लियों के बीच में एक जाली लगा दें और अब पत्थरों को फेंकें, तो बहुत सारे पत्थर अब पास नहीं होंगे। केवल वही पत्थर पास हो पाएंगे जिनका जो साइज होगा वो उस जाली के जो पोर साइज है उसमें से पार हो जाएगा। तो देखिए, बात समझने की क्या है कि अधिकतम अल्फा किरणें कोई डेविएशन शो नहीं करती हैं। इसका मतलब एटम कैसा है, अंदर से खोखला है। इसका मतलब क्या पता चला कि एटम अंदर से खोखला है। और देखो, कुछ जो अल्फा किरणें थी, जैसे ये वाली अल्फा किरणें समझो आप लोग, ठीक है, तो इन अल्फा किरणों को जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ ना जाकर इनका लाइट स्पॉट यहाँ बना। तो सीधी सी बात है कि ये अल्फा किरणें यहाँ से गई हैं और ऐसे डेविएट होकर यहाँ पहुँच गई हैं। ये अल्फा किरणें यहाँ से ऐसे डेविएट हो गई हैं, मतलब अल्फा किरणों का क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, अपने मार्ग से वो हट रही हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कण प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ जो कण प्रेजेंट है उनको अनुमान लगाया गया कि यहाँ हो ना हो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या देखा कि केंद्र में यहाँ पर हमको कोई भी स्पॉट दिखाई नहीं दे रहा है। भाई अल्फा किरणें तो पूरी यहाँ से पास हो रही होंगी, तो हमको यहाँ मिला स्पॉट, यहाँ मिला, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, लेकिन केंद्र में नहीं मिला। केंद्र में कोई भी लाइट स्पॉट नहीं मिला। इसका मतलब ये जो अल्फा किरणें हैं वो केंद्र तक जाती हैं और वापस लौटकर आ जाती हैं। तो होना हो भाई, अल्फा किरणों पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो यहाँ केंद्र में भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को प्रतिकर्षित किया होगा। और जब ये अल्फा किरणें यहाँ से वापस लौट गई, और देखो अल्फा किरणों के ऊपर कितना वजन है, 4 ग्राम, तो ये 4 ग्राम से तो भारी रहा होगा, तभी तो ये लौट के वापस गई है। नहीं तो अगर ये हल्का होता तो ये हट जाता यहाँ से, ये नहीं हटता। एक रोड रोलर और एक साइकिल की टक्कर हो तो साइकिल ही पीछे हटेगी या आगे जाएगी, रोड रोलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो सेंटर में, केंद्र में जो कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर एक तो धनात्मक आवेश है, दूसरा ये बहुत भारी है। तो इनके 3 अनुमान थे। देखो पहला अनुमान क्या था, पहला अनुमान था जो इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट में, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, वो देखिए वो क्या था कि अधिकतम अल्फा किरणें कोई विक्षेपण नहीं दिखाती। विक्षेपण का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, कोई विक्षेपण नहीं दिखाती है, ठीक है। दूसरा, कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ठीक है। और बहुत कम अल्फा किरणें, बहुत कम, 1000 में से 1 लाख में से मानो एक अल्फा किरणें, बहुत कम अल्फा किरणें केंद्र से टकराकर वापस लौट आती हैं, केंद्र से टकराकर वापस आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज, ये 3 इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये चीजें देखी यहाँ पर। अब इन 3 चीजों से उन्होंने अनुमान क्या लगाया, देखो अधिकतम अल्फा किरणें कोई विक्षेपण नहीं दिखाती हैं, कोई विचलन नहीं दिखाती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि परमाणु कैसा है, अंदर से खोखला है, परमाणु अंदर से खोखला है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। परमाणु का अधिकतम भाग कैसा है, खाली है। खोखला का मतलब होता है खाली, परमाणु अंदर से कैसा है, खाली है। दूसरा कि कुछ अल्फा किरणें मार्ग से विचलित हो रही हैं, तो कहीं कहीं पर, मतलब एटम के अंदर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है वो
डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन वितरित हो रखे हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वितरित है, कहीं कहीं पर कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्या था कि भाई परमाणु के केंद्र में एक भारी और धन आवेशित कण है, धनावेशित कण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस केंद्र में भारी धनावेशित कण को ही नाम दे दिया गया नाभिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो आप लोगों से इन केस कभी पूछा जाए कि परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसकी खोज किसने की, तो उसकी खोज किसने की सर? रदरफोर्ड ने की थी। और आपसे पूछे कोई भाई नाभिक पे कैसा चार्ज है, तो नाभिक पर हमेशा कैसा चार्ज रहेगा? धनात्मक रहेगा। आप देख सकते हैं नाभिक पे कैसा चार्ज है? धनात्मक आवेश है। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए रदरफोर्ड ने यहाँ पर हमको क्या बताया, पूरा कंक्लूजन में बताऊँ आपको कि किसी भी परमाणु के केंद्र में है नाभिक, और नाभिक पे कैसा आवेश है? प्लस। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बिखरे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो नाभिक के अंदर आवेश क्यों है? क्योंकि नाभिक के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो 0 चार्ज है, प्रोटॉन जितने हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा। मान लीजिए प्रोटॉन 10 हैं, तो 10 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और रदरफोर्ड ने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। चलिए, लेकिन ये मॉडल ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, ये मॉडल भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? देखो, इन्होंने जो बताया था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं। अब एक साइंटिस्ट आए थे उस समय, मैक्सवेल। आप लोगों को इतनी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सवेल ने यह बोला था कि जब कभी भी किसी आवेश के चारों ओर कोई आवेशित कण घूमेगा तो वो एनर्जी को निकालेगा। तो जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा को मुक्त करेंगे, और एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएंगे। तो परमाणु कैसा हो जाएगा? परमाणु अस्थायी हो जाएगा, परमाणु भी खत्म हो जाएगा। और हम लोग एक पॉइंट जानते हैं कि इस प्रकृति में, इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें परमाणु से मिलकर बनी हुई हैं, और जब परमाणु ही अस्थायी होगा तो पूरी प्रकृति भी कैसी होगी? अस्थायी होगी। तो हमने इस मॉडल को भी क्या कर दिया? फेल। इस मॉडल को भी क्या कर दिया? फेल कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉडल पर। इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? नाभिक पर आवेश क्या है, अल्फा किरणें क्या हैं, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। और ये फेल क्यों हो गया? ये मॉडल फेल क्यों हो गया? क्योंकि ये परमाणु की स्थायित्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि इसके अनुसार तो परमाणु अस्थायी था। फिर आते हैं हम लोग बोर मॉडल। बोर मॉडल, बोर मॉडल, BOHR_S, बोर्स मॉडल। ये बोर मॉडल बड़ा आसान है। देखिए, बोर मॉडल ने सारी बातें रदरफोर्ड की ही मान ली, केवल एक चेंज कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए, परमाणु के केंद्र में नाभिक है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु के केंद्र में नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पर 1 धनात्मक चार्ज होता है, ठीक है। और इसके चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन रदरफोर्ड ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रैंडमली घूमते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक निश्चित पथ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कोई एक निश्चित पथ नहीं है। बोर ने केवल एक पॉइंट ऐड कर दिया कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित सर्कुलर, वृत्तीय पथ पर घूमते हैं, पथ पर घूमते हैं। बस एक पॉइंट ऐड कर दिया और बोर को क्या मिल गया? फिर नोबेल प्राइज दे दिया गया। देख लीजिए, तो रदरफोर्ड ने पूरा काम किया, लेकिन बोर ने उसमें एक करेक्शन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते तो हैं, लेकिन एक निश्चित पथ पर, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं।
और बोर के मॉडल की क्या विशेषता थी, उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर, अब मैं जो सर्कुलर पाथ है ना मैं उसको ऐसे बना देता हूँ, जो वृत्तीय पथ है वो निश्चित वृत्तीय पथ जो है उनके नोटेशन भी दे दिए गए। जैसे मान लो ये n बराबर 1 है, इसको k बोला, n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, टोटल 7 पथ हैं, k, l, m, n, o, p और ये q। तो बोहर ने क्या बोला सर कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित सर्कुलर पथ पर घूमते रहते हैं और अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ही पथ पर घूमता रहेगा तो वो पूरे समय अनिश्चित काल तक ऐसे ही घूमता रहेगा, कोई भी एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। जबकि रदरफोर्ड ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा और एनर्जी को निकालेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने ही घर में घूम रहा है तो कोई एनर्जी नहीं निकालेगा। जैसे हम लोग अपने घर पर हैं और किसी भी कमरे में जाएं, कहीं भी आएँ, कुछ भी करें, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, मतलब कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। अगर हम लोग अपने घर से निकल कर मान लो किसी हिल स्टेशन पर चले गए, वहाँ होटल ले लेते हैं और वहाँ पर हम लोग घूमेंगे तो डेफिनेटली हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही घर में है, कितना भी घूम ले कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, लेकिन अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर जाएगा तो एनर्जी खर्च करेगा। ठीक, ये था बोर के मॉडल का मुख्य बिंदु। तो ये थे 3 मॉडल, लेकिन इस मॉडल के बाद भी एक और मॉडल आया जिसको बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल है, आधुनिक परमाणु मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जो कि अभी हम लोग पढ़ते हैं, रिसेंट टाइम में, वर्तमान काल में यही पढ़ रहे हैं, आधुनिक परमाणु मॉडल। ठीक है जी, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। चलिए अब हम देखें यहाँ, इन्होंने बोहर के मॉडल को थोड़ा सा और विस्तारित कर दिया। जैसे थॉमसन के मॉडल की कमी को दूर किया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को दूर किया बोहर ने, और बोहर की मॉडल की कमी को दूर किया इस मॉडर्न एटॉमिक मॉडल ने। कैसे किया था वो समझिए कि इसके अनुसार भी न्यूक्लियस मतलब नाभिक, नाभिक पर कैसा चार्ज है, धनात्मक, याद रखना है आपको। ठीक है, नाभिक के चारों ओर ये जो वृत्तीय पथ है, वृत्तीय जो पथ है, इसको हम लोगों ने बोहर के समय पे इसको नाम दिया था ऑर्बिट, या हम लोग बोलते हैं इसको कोस। हम लोग क्या नाम देते हैं बोहर के समय पे इसको, कोस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, या हम लोग इसको कक्षा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कक्षा। तो ये है सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, ऐसे ही यहाँ सेल नंबर 5, सेल नंबर 6 और ये सेल नंबर 7, टोटल 7 कक्षा हैं। ठीक है, अच्छा, इसी सेल को हम लोग बोल देते हैं ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट भी बोल देते हैं। तो आधुनिक एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया वो समझिए आप लोग कि इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं के अंदर भी उपकोष पाए जाते हैं और कक्षक पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा समझिए, क्योंकि हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन सीजीएल मेंस और एसएससी में ये क्वेश्चन बनते हैं। अब समझिए, हम लोग जैसे किसी व्यक्ति को कोई लेटर लिखते हैं, किसी व्यक्ति को कोई चिट्ठी लिखते हैं, तो हम लोग वहाँ पर एड्रेस को मेंशन करते हैं। तो हम लोग एड्रेस को मेंशन जैसे करें, मान लो इस पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति है और हम उस तक पहुँचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके कंट्री का नेम पता होना चाहिए, देश का नाम पता होना चाहिए। देश के नाम के बाद वो किस प्रदेश में रहता है ये पता होना चाहिए, किस प्रदेश के किस शहर में रहता है ये पता होना चाहिए, किस शहर की किस गली में रहता है ये पता होना चाहिए, और उस गली में जितने मकान हैं उसमें उसका मकान नंबर कितना है ये पता होना चाहिए। ऐसे ही मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में किसी इलेक्ट्रॉन तक अगर मुझको पहुंचना है तो मेरे को 4 पैरामीटर, 4 भौतिक राशियों के बारे में मुझको पता होना चाहिए। तो उन 4 भौतिक राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं समझिए, यहाँ हम उनको बोलते हैं क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्या, या हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये क्वांटम नंबर, ये पूछ लिया जाएगा क्वांटम नंबर किसके लिए आवश्यक है। तो इलेक्ट्रॉन का पता बताने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन
का पता करने के लिए जरूरी नंबर, जरूरी संख्याएं, है ना, जरूरी संख्या या जरूरी कॉन्सेप्ट जिसको बोल सकते हैं विचार, इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं सर? 4। क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इंग्लिश भी लिख देता हूं साथ में, प्रिंसिपल। अगर आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग इसी मॉडल को बहुत डिटेल में भी समझ सकें, क्योंकि ये 11वीं क्लास में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं इसको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम संख्या, द्वितीयक क्वांटम संख्या, या इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम संख्या। इसको हम लोग L से दिखाते हैं, L से। तीसरा इसको बोलते हैं मैग्नेटिक, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय। आप लोगों को केवल नाम याद रखने हैं, ठीक है, कि कितने क्वांटम संख्याएं हैं बता दीजिए। तो 4 क्वांटम संख्याएं हैं, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। फिर चौथा आता है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक, इसको स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो n है इसकी वैल्यू क्या होती है सर? इसकी वैल्यू 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है तो हम लोग बोलते हैं कि भैया वो इनफाइनाइट दूरी पर है, ठीक है। L क्या है? L बराबर होता है 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1। अब मान लीजिए अगर n जो है वो 1 है तो L की संख्या क्या आ जाएगी? केवल 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट और बढ़ाता हूँ कि अगर L बराबर 0 है, L बराबर 1 है, L बराबर 2 है, L बराबर 3 है, तो देखो अगर L बराबर 0 है तो ये S, ये P, ये D और ये F। अभी हम लोग समझेंगे ये क्या चीज़ है। M की संख्या होती है -L से +L, और S की केवल 2 संख्याएं होती हैं, +½ और -½ ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब समझिए, यहाँ पर आ जाइए। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में हमें इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की बात की गई थी। अब देखिए, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, एक निश्चित सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, तो ये तो क्या है? कोश। कोश के अंदर पाए जाते हैं उपकोश, कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर पाए जाते हैं कक्षक, कक्षक के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब समझिए हमको कहाँ कैसे पहुँचना है। कोश या कक्षा, कक्षा के बाद उपकोश, उपकोश के बाद कक्षक, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं सब सेल, सब सेल। सब सेल के अंदर होती हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +½ लिख देते हैं, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -½ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास n = 1 है, तो L की संख्या क्या हो गई? 0 to n-1, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो इसके अंदर L बराबर 0 आ गया, और L बराबर 0 के लिए इसमें उपकोश कौन सा होगा? इसमें उपकोश होगा केवल S। ये कोश है प्रथम कोश। प्रथम कोश में कितने उपकोश हैं? 1 उपकोश है, ये बना दिया मैंने, 1 उपकोश। क्या नाम है इसका? S। और इस उपकोश में कितने कक्षक होंगे वो कैसे पता चलेगा? m बराबर -L से +L। तो देखो भैया, 0 से 0 कितना हो जाएगा? केवल 1 ही उपकोश तो आएगा, 1 ही उपकोश आएगा, केवल 0 से 0 1 ही हो गया। तो यहाँ पर केवल प्रथम कोश में 1 उपकोश है, और उस उपकोश में
एक कक्षक है, एक कक्षक, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, ये रहे। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा? 1s और ये 2। प्रथम कोश के s उपकोश में एक कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, n बराबर 2, मैं n बराबर 2 लिखता हूँ। n बराबर 2, तो l बराबर कितना हो जाएगा? 0 to n माइनस 1। तो एक हो गया 0, एक हो गया 1। 0 के लिए कौन सा उपकोष आएगा? s। 1 के लिए क्या आएगा? p। अब देखो इसके लिए अगर मैं s उपकोष में कक्षक की संख्या ज्ञात करूं तो -0 से +0 एक ओरिएंटेशन आ रहा है, मतलब सिंगल वैल्यू आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर -l से +l, तो -1, 0 और +1, टोटल कितनी वैल्यू आ रही हैं? 3। तो यहाँ पे 3 कक्षक हैं। आप समझिए यहाँ पर s तो यहाँ पर ये आ गया 2s, फिर आ जाएगा 2p, और 2p में कितनी कक्षक आएंगे? 3 आएंगे। हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताऊंगा, केवल नाम याद रखने हैं। कक्षा क्या है, उपकोष क्या है, कक्षक क्या है। एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, और दोनों का जो चक्रण है वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा, जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 8 1। तो ये तो हम लोग बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं इसके अनुसार लिखूं तो देखो क्या आएगा? 1s2 2s2 और 2p 6 3s1। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मॉडल बताए हैं मैंने, मॉडल में क्या क्या खूबियां हैं, वो क्यों फेल हो गए। अभी तो देखो वर्तमान में यही चल रहा है, तो अभी इसकी कोई कमी हमारे सामने नहीं आई है। आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर? आधुनिक परमाणु मॉडल में क्या पूछा जा सकता है वो समझिए, कि क्वांटम संख्याएं क्या हैं, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की हैं। क्वांटम संख्या में जैसे मुख्य क्वांटम संख्या क्या दिखाती है? मुख्य क्वांटम संख्या दिखाती है कक्षा के बारे में या कोष के बारे में, ठीक। फिर द्वितीयक या एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या दिखाता है? उपकोष के बारे में, उपकोष, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दिखाती है? ये उपकोष की संख्या दिखाती है, उपकोष की संख्या, ठीक है। फिर चक्रण क्वांटम संख्या क्या दिखाती है? उपकोष नहीं, कक्षक की संख्या, कक्षक। और चक्रण क्वांटम संख्या दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब एक बार दोबारा से समझिए, ये मेरे पास है कक्षा, कक्षा में आते हैं उपकोष, उपकोष में आते हैं कक्षक, और कक्षक में आते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए मेरे पास दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा, तो देखिए दूसरी कक्षा में 2 उपकोष आएंगे, एक आएगा S और एक आएगा P। अब S जो उपकोष है उसमें कितने कक्षक हैं? केवल एक कक्षक है। जो P कोष है, उपकोष है, उसमें कितने कक्षक हैं? 3 हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये था मेरे पास परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल। बहुत कम आप लोगों को इसमें से पढ़ना है, मैंने फिर भी आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा बताया है ये, तो अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसमें से आप लोगों को जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया केवल उतना ही पढ़ना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, पढ़ाई को रेगुलर रखिए, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आएगा तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।